नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक इस नए वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, जो कि है बल और गति के नियम। और ये जो टॉपिक है आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर बहुत अच्छा वेटेज रखता है। इसमें से अपने एक क्वेश्चन जो है साइंस में पूछा जाता है। ये जो टॉपिक है आपके बल और गति के नियम, ये आपके फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड और जो फोर्थ जो ग्रेड है इसके अंदर आपके बहुत अच्छे जो क्वेश्चन है इसके अंदर पूछे जाते हैं। तो अपने अच्छे से इसको कवर करते हैं। शुरू कर रहे हैं अपने बल और गति के नियम। तो अपना जो इस चैप्टर के अंदर अपना जो ये क्लास है इसके अंदर अपने क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये पहले मैं थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू आपको मैं क्लियर कर दूं। तो यहाँ पे अपने क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसके अंदर अपने सबसे पहले तो जानेंगे कि गति क्या होती है। उसके बाद में हम जानेंगे कि गति के कौन कौन से प्रकार होते हैं। फिर अपनी दूरी और विस्थापन के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद चाल और वेग के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम त्वरण क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि त्वरण जो है इसके बिना हम बल को नहीं पढ़ सकते हैं। देखिए, अब तक जितना मैंने ये बताया, ये जो पैटर्न है ये आपके बिल्कुल बेसिक है। यहाँ से आप इन चीजों को सीखोगे तभी आप आगे का जो पार्ट है वो आसानी से कर पाओगे। उसके बाद में हम सीखेंगे गति के नियमों के बारे में, जिसके अंदर गति के 3 नियम हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे संवेग के बारे में। देखो, गति के नियम जब सेकंड पढ़ेंगे, सेकंड के जस्ट पहले अपने क्या पढ़ेंगे, संवेग। उसके बाद हम बल जो है गति के पहले और दूसरे नियम में डिफाइन हो जाएगा। उसके बाद बलों के प्रकार, दाब और आर्किमिडीज का सिद्धांत हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, इस टॉपिक में मैं 3 टॉपिक एक साथ लेके चला हूं। एक तो आपके नॉर्मल गति लगता है अलग से, वो एक बल और एक गति के नियम। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपना जो आज की क्लास है इसको। तो देखिए, हम शुरू कर रहे हैं गति से। किससे शुरू कर रहे हैं? गति से। सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से जानेंगे कि गति क्या होती है। क्या जानेंगे कि गति क्या होती है। गति को इंग्लिश में हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मोशन। क्या बोलते हैं जी? मोशन। गति क्या है आपकी? गति आपकी एक पोजीशन है। गति क्या है आपकी? एक पोजीशन बोल दो, या क्या बोल सकते हो जी? स्थिति बोल सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि गति क्या है? आपकी स्थिति को बताता है। किसको बताता है? स्थिति को। स्थिति 2 प्रकार की है, एक तो गति हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है? वो विराम हो सकती है। क्या हो सकती है? विराम। इसको समझने के लिए एक छोटा सा मैं डायग्राम बना रहा हूं। देखिए, मान लो ये कोई एक चिंटू है। कौन है जी? ये चिंटू है। ये ए पे खड़ा हुआ है। कहां खड़ा हुआ है? ए पॉइंट के ऊपर ये खड़ा हुआ है। मान लो टाइम हुआ है 10 बजे है, ठीक है। 10 बजे चिंटू कहां पे है? ए पे है। और थोड़ी देर बाद मैंने जब देखा 10 बज के 20 मिनट हो रहे थे। क्या हो रहे थे? 10 बज के 20 मिनट हो रहे थे। तो चिंटू भाई साहब यहाँ आ गए। कहाँ आ गए? बी पॉइंट पे आ गए। ये वही चिंटू है जो यहाँ पे है। अब ये मत कहना साइज छोटा बड़ा है, उससे कोई फर्क नहीं है, अपने को समझना है। ए पॉइंट पे कौन है? 10 बजे चिंटू। कहाँ चला गया चिंटू भाई? ये चला गया कहाँ पे? बी पॉइंट पे। तो इसने क्या किया? अपनी पोजीशन ए से कहाँ ले गया? ये बी पे ले गया। यानी समय के साथ साथ में ये अपनी स्थिति को भी क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है, बदल रहा है। इसे ही हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। यानी कि समय के सापेक्ष यदि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। बात समझ आ गई होगी। यदि यही चिंटू 10 बजे ए पॉइंट पे था और 10 बज के मान लो 30 मिनट पे ये इसी ए पॉइंट पे खड़ा रहता, तो क्या ये गति कर रहा था? नहीं। फिर ये कौन सी अवस्था में होता? विराम अवस्था में होता। यानी कि अपनी 2 ही अवस्थाएं होती है, या तो गति अवस्था होती है या स्थिरावस्था होती है। तो बात समझ आ गई होगी कि गति हम किसको कहते हैं। तो गति की मैं आपको परिभाषा बता देता हूं, क्या होती है? समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। और जो गति है आपकी वो क्या है? वो आपकी एक क्या है? पोजीशन है, या वो आपकी क्या बताता है? स्थिति को ही बताता है। किसी को बताता है? स्थिति को ही बताता है। तो क्लियर हो गया होगा गति क्या होती है। समय के सापेक्ष स्थान में परिवर्तन को क्या कहते हैं जी? गति कहते हैं। क्लियर है। अब हम जानते हैं गति के कौन कौन से प्रकार होते हैं। ये तो गति होगी। अब हम जानते हैं गति के कौन कौन से प्रकार होते हैं। जो आपके नॉर्मल पटवार जैसी भर्तियां हैं उनके अंदर यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं।
ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होने के बाद यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो देखिए गति के प्रकार के अंदर सबसे पहले हम देखें विमा के आधार पे गति के कौन कौन से प्रकार होते हैं। विमा के आधार पे देखिए अपने एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय गति होती है। एक तो गति कौन सी होती है, एक विमीय होती है, दूसरी द्विविमीय होती है, एक कौन सी होती है, त्रिविमीय होती है। शॉर्ट में आप इसको किस नाम से जानते हैं, शॉर्ट में आप इसको 1D मोशन कहते हैं, इसको 2D मोशन कहते हैं और इसको 3D मोशन कहते हैं। इनका मतलब क्या है, मतलब ये सा है कि जैसे मान लो अपनी सिंपल सा ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये मैंने बना दिया जेड एक्सिस, ठीक है जी। और यहां क्या होता है, मूल बिंदु O जिसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। अब अगर कोई कण या कोई वस्तु किसी एक ही दिशा में गतिमान है, यानी एक ही निर्देशांक बार बार बदलेगा, जैसे या तो वो x के एलोंग चले या y के एलोंग चले या z के एलोंग चले, तो उसे हम कौन सी गति कहेंगे, एक विमीय, यानी एक ही विमा के अंदर होने वाली गति। और जिसके अंदर x और y दोनों बदले वो कौन सी होगी, द्विविमीय, और जिसमें तीनों बदले वो कौन सी होगी, त्रिविमीय। कुछ आपको आइडिया हो रहा होगा कि क्या है। अब मैं एक एक एग्जांपल बताता हूं, पूरा जो कहानी है वो आपकी क्लियर हो जाएगी। देखिए सीधी सड़क पर चलती कार, सीधी सड़क पे अगर कोई कार चल रही है, जैसे ये कोई सड़क है, इस पे क्या चल रही है, ये कोई क्या चल रही है जी, गाड़ी चल रही है, ये एक ही दिशा में जा रही है, तो यहाँ पे ऊंचाई में कोई बदलाव नहीं आएगा, यानी कि वाई एक्सिस में कोई बदलाव नहीं आएगा, जेड में भी कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ एक्स के एक्सिस चल रही है, वो एक सीधी रेखा में चल रही है। तो एक सीधी रेखा में चलना क्या है आपके, एक विमीय है, क्या है, एक विमीय। अब बात करें द्विविमीय में, तो द्विविमीय में जैसे कोई भी गाड़ी जो है वृत्ताकार चल रही है, कैसे चल रही है, वृत्ताकार पथ पर चल रही है। किस पथ पर चल रही है, वृत्ताकार। जैसे मान लो कोई गाड़ी है वो इस तरह से चल रही है, इस पाथ पे चल रही है। अब मैं इसमें एक्सिस बनाऊं तो इस तरह से, ये एक्स, ये माइनस एक्स है तो एक्स का ही, ये वाई, ये माइनस वाई, और इस तरह से क्या बनेगा आपके जेड। जेड चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट पे मान लो ये ए बिंदु है, ये आपका बी बिंदु हो गया, तो यहाँ पे एक्स के मान और वाई का मान ये है, इस पॉइंट पे एक्स का मान ये है, वाई का मान ये है, यानी यहाँ पे एक्स और वाई के मान अलग है, यहाँ पे एक्स और वाई के मान क्या है, अलग है। यानी जिसमें एक्स और वाई एक्सिस दोनों बदलते हैं उसे हम कौन सी गति कहते हैं, द्विविमीय गति कहते हैं। जैसे वृत्ताकार पथ पर चलती हुई कार। तीसरी है त्रिविमीय, यानी तीनों विमाएं जिसकी बदले, तो इसके अंदर आप कह सकते हो उड़ती पतंग, उड़ती हुई पतंग, या उड़ता हुआ पक्षी, पक्षी उड़ रहा है तो वो कौन सी गति करता है, त्रिविमीय गति करता है। उड़ता हुआ पक्षी त्रिविमीय गति करता है, पतंग भी त्रिविमीय गति करती है। और जो वृत्ताकार पथ पर कोई गाड़ी चल रही है तो द्विविमीय गति होगी, और सीधी सड़क पर चल रहा है तो वो एक विमीय गति होगी। तो आशा करता हूं आपको एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं गति के कुछ अन्य प्रकार हैं जो कि गति की प्रकृति के आधार पे है। किसके आधार पे, गति की प्रकृति के आधार पे। गति की प्रकृति के आधार पे कौन कौन से प्रकार हैं, एक तो होता है स्थानांतरीय गति, जो कि आप छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं। एक होती है आपके वर्तीय गति, कौन सी होती है, वर्तीय गति। और एक होती है आपके कौन सी, दोलन, दोलन या कंपन गति, दोलन या कंपन गति। अब इनके अंदर क्या है, स्थानांतरीय में क्या होता है, स्थान में अंतरण, यानी स्थान में बदलाव होता है। जैसे मान लो, जैसे उसी चिंटू को ले आओ आप, ये कौन है, वही चिंटू है, ए पे खड़ा है, कुछ देर बाद कहां चला गया चिंटू, बी पे चला गया। तो यहां से इसने क्या किया, स्थान में बदलाव किया, यानी अपनी स्थिति को बदल लिया। तो स्थिति को बदलना ही क्या कहलाता है, स्थानांतरीय गति कहलाता है। दूसरी है वर्तीय गति, यानी वृत्ताकार पथ पर जो गति होती है। जैसे ये कोई पथ है, वर्ताकार है, इसके ऊपर कोई गाड़ी चल रही है, कोई व्यक्ति चल रहा है, इस तरह से जो गति हो रही है वो कौन सी होती है, वृत्तीय गति होती है। यानी वर्ताकार पथ पर होने वाली गति जो है वो कौन सी है, वृत्तीय गति होती है। आशा करता हूं ये जैसे आपके घरों में पंखा चल रहा है वो वृत्तीय गति करता है, कार का पहिया है वो भी वृत्तीय गति करता है। आगे जो है आपके दोलन या कंपन गति है, दोलन या कंपन। इसके अंदर क्या होता है, कोई भी कण है वो अपनी एक माध्य स्थिति होती है, उसके इर्द गिर्द यानी कि दाएं बाएं गति करता है। जैसे मैंने क्या किया, एक रस्सी को लटका के उसकी क्या बांध दी, बॉल बांध दी, एक रस्सी से बॉल बांध के लटका दी।
अब इस बॉल को मैंने पकड़ के यहाँ ले गया, इस कंडीशन पे आ गई बॉल। अब यहां से जैसे ही मैं इसको छोड़ दूंगा, ये इधर जाएगी, ये इसी सिरे से बंधी हुई है, ये यहां जाएगी, फिर वापस इधर जाएगी, इस तरह से गति करेगी। यानी ये इसकी माध्य स्थिति है, मीन पोजीशन है। इसके लेफ्ट राइट या दाएं बाएं जो है वो क्या हो रही है, गति हो रही है। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम दोलन गति या कंपन गति कहते हैं। बात समझ गए होंगे। जैसे कंपन गति आपने मोबाइल के अंदर बहुत अच्छे से समझोगे। आप मोबाइल को वाइब्रेट पे करके छोड़ देते हो तो वो क्या होता है, कंपनी करता है यार, है ना। यानी एक स्थिति है उसके अप डाउन मोशन करने लग जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, दोलनी गति कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल जो है पेपर में जो पूछा जाता है वो है पेंडुलम की गति। किसकी गति, पेंडुलम। अब आप कहोगे पेंडुलम क्या होता है, कईयों को बेचारों को नहीं पता है। तो पेंडुलम क्या होता है, जो बड़ी बड़ी घड़ियां आती है ना, उनके अंदर एक घंटा लगा हुआ होता है। जैसे 12 बजते हैं वो बजना स्टार्ट हो जाता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, पेंडुलम कहते हैं। क्या कहते हैं जी, पेंडुलम। तो आशा करता हूं आपको एकविमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय, स्थानांतरीय, वृत्तीय और दोलन गति जो है वो आपको समझ आ गई। आगे जो है अपने जब गति करेंगे तो अपने स्थान में क्या होगा, बदलाव होगा। तो अपने कुछ लंबाई जो है वो तय करेंगे। तो उसी के आधार पे हम जो है आगे हम पढ़ेंगे दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन यानी कि दूरी को बोलते हैं डिस्टेंस और विस्थापन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन। यहां से आपके एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, और क्वेश्चन जो बनता है 100% विस्थापन का बनता है। किसका बनता है, विस्थापन का। दोनों में एक छोटा सा अंतर है, बाकी ऑलमोस्ट इनकी कहानी जो है वो सेम है। तो देखते हैं इनके अंदर क्या अंतर है और क्या कहानी सेम है। देखो मैंने क्या कहा, थोड़ी देर पहले कहा कोई एक व्यक्ति था चिंटू। कौन था जी, चिंटू। कहां पे खड़ा था, ए पे, ठीक है। थोड़ी देर बाद वो कहां चला गया था, बी पे चला गया। अब बी पे जाने के लिए मान लो इसका जो रास्ता है ना, ऐसे मान लो ए जो है वो उसका घर है, क्या है जी, इस बच्चे का क्या है जी, घर है। और बी पॉइंट क्या है, उसका स्कूल है। क्या है जी, उसका स्कूल है। अब इसको कहा सुबह कि चलो अब आपका टाइम हो गया, आप कहां जाओ, स्कूल। तो ये बच्चा क्या करेगा, स्कूल जाएगा। तो इसने रास्ता कौन सा फॉलो किया, ये इस तरह से गया, थोड़ा ऊपर गया, यानी गांव की जो गलियां हैं वो सारी घूम के इस तरह से स्कूल पहुंच गया वो, है ना। वो इस तरह से इस रास्ते से चलता हुआ वो कहां पहुंच गया जी, स्कूल पहुंच गया। अब इसने क्या की, ये क्या की है, इसने गति की है। क्या की है, गति। इसको हम गति कहेंगे क्योंकि स्थान में क्या हुआ है, बदलाव हुआ है, गति कहेंगे। अब अपने को समझना है दूरी और विस्थापन किसको कहेंगे। तो देखो अब ये जो ए से लेकर बी तक जो रास्ता या जो पथ की लंबाई है, जो पथ की क्या है जी, लंबाई है, पथ की लंबाई। यानी ये क्या है, पथ। पथ का मतलब होता है रास्ता। इस रास्ते की जो लंबाई है इसको हम क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। यानी कि सिंपल सी परिभाषा बनेगी, दो बिंदुओं के मध्य पथ की लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है, दूरी। यानी इस रास्ते की जो लंबाई है वो क्या है, दूरी। अब क्या है विस्थापन, क्या चीज है। तो विस्थापन देखो, अब यदि मैं कहूं कि इसको कम से कम दूरी तय करके स्कूल पहुंचना है, कम से कम दूरी तय करके स्कूल पहुंचना है, तो आप कहोगे डायरेक्ट इस तरह से हम जो रास्ता बना रहे हैं, ये जो मैंने अभी रास्ता बनाया, ये क्या है, डायरेक्ट स्कूल पहुंचने का जरिया है। तो ये जो आपने रेड रेड कलर में जो देख रहे हो, ये जो है ये इसका क्या है जी, विस्थापन है। ये इसका क्या है, विस्थापन है। तो पथ की लंबाई, जो रास्ता उसने फॉलो किया वो तो क्या है, दूरी। और जो न्यूनतम लंबाई है, विस्थापन क्या है, न्यूनतम लंबाई है। क्या है, न्यूनतम लंबाई। जो न्यूनतम लंबाई है उसको हम क्या कहेंगे जी, उसको हम कहेंगे विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। समझ गए अच्छे से। चिंटू को याद कर लेना, स्कूल पहुंचा देना घुमा के, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट सीधा पहुंचा दो। सीधा पहुंचाओगे तो विस्थापन, अगर गांव में घूम के आएगा तो वो जो लंबाई है वो आपकी क्या होगी, दूरी होगी। तो ये दोनों में थोड़ा सा अंतर था। और इनके अंदर क्या क्या अंतर है जहां से आपके क्वेश्चन बनने लायक है, ये तो आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए है। और यहां से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो अभी मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं। पहले अपने इन दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा देख लेते हैं। एक साइड अपने किसके बारे में बात करेंगे, दूरी यानी कि डिस्टेंस के बारे में,
और एक साइड हम लिख रहे हैं किसके बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, यानी कि विस्थापन के बारे में। तो देखो सबसे पहले दूरी जो है किस पर निर्भर करती है, पथ पर, रास्ते पर निर्भर करती है। यानी रास्ता बदल लिया तो दूरी बदल जाएगी, सीधी सी बात है। जो डिस्टेंस है वो किस पर निर्भर करती है, पथ पर निर्भर करती है। दूरी पथ पर क्या करती है, निर्भर करती है, ठीक है। और विस्थापन जो है, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं अपने, विस्थापन की। तो क्या विस्थापन रास्ते पे निर्भर कर रहा था क्या? जैसे मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी है, इस पर मैं इस तरह से जाऊं, इस तरह से पहुंचूं, या इस तरह से पहुंचूं, इस तरह से पहुंचूं, तो इस रास्ते बदलने से सिर्फ दूरी बदलेगी, विस्थापन में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि विस्थापन तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में यही रहेगा, हमेशा यही रहेगा, चाहे आप कोई सा भी रास्ता फॉलो करो। तो जो आपके विस्थापन है वो आपके किस पर निर्भर नहीं करता है, वो आपके निर्भर नहीं करता है किसके ऊपर, पथ पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो अब अपने देखते हैं इसके अंदर क्या है, ये प्रारंभिक व अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है, अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर क्या करता है जी, निर्भर करता है। अगला पॉइंट, पथ की जो लंबाई है ये हमेशा किससे मापी जाती है, ओडोमीटर से। इसको मापने का जो यंत्र है, यानी दूरी मापने का जो यंत्र है उसको क्या बोलते हैं, ओडोमीटर बोलते हैं। और ये क्वेश्चन जो है आपके अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा हुआ है। इसको मापने का कोई यंत्र आपके पास नहीं होता है। अगली बात, दूरी हमेशा जो है वो कैसी होती है, धनात्मक रहती है, यानी प्लस ही होती है, ये जीरो और ऋणात्मक नहीं हो सकती। और विस्थापन आपका क्या हो सकता है, विस्थापन आपका धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और कैसा हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। कैसा हो सकता है जी, शून्य। तो ये पॉइंट भी याद रखना अपने अच्छे से, दूरी हमेशा धनात्मक रहती है, ये धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। ये स्टेटमेंट के अंदर आपकी लाइन आ सकती है, ठीक है ना, ये चीज याद रखें। अगला जो है, दूरी जो है आपके वो हमेशा विस्थापन से बड़ी या विस्थापन के बराबर होगी। यानी कहने का मतलब, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दूरी जो है वो विस्थापन से ज्यादा भी हो सकती है और बराबर हो सकती है। कभी भी ये कंडीशन नहीं मिलेगी कि विस्थापन दूरी से ज्यादा हो जाए। यानी अगर मैं एक स्टेटमेंट दे दूं कि दूरी मेरे पास 10 मीटर और इसी पथ के लिए विस्थापन जो है 20 मीटर, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। कि दूरी कम हो और विस्थापन ज्यादा हो, ये पॉसिबल नहीं है। ये तीसरा स्टेटमेंट आपने क्या रखना है जी, याद रखना है। अगला जो याद रखना है अपने को, वो याद रखना है इनका मात्रक। यहां लिख देता हूं मैं, मात्रक। मात्रक जो है वो इसका होता है मीटर। क्या दोनों का ही मीटर होता है? बिल्कुल, दोनों में अच्छी सी समानता है। क्या दोनों का मात्रक क्या है जी, मीटर है। मात्रक क्या है, मीटर। याद रखें, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, छोटे एम से। क्लियर है। और एक पॉइंट और याद रखें, ये जो आपकी दूरी है ये आपकी एदिश है। ये क्या है, एदिश राशि। और विस्थापन आपका क्या है, सदिश राशि। क्या है जी, सदिश राशि। सदिश और अदिश का मतलब ये है कि जिसमें दिशा की आवश्यकता है वो तो है सदिश, जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं है वो होती है अदिश। जैसे अपने चल रहे थे ए से बी की ओर, अब पथ तो कैसा भी हो सकता है, उसमें कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होगी, कोई नियत दिशा नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, दूरी। लेकिन विस्थापन में तो एक नियत दिशा होती है ना, कि इसी दिशा में डायरेक्ट जाना है अपने को, तो वो क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। यानी विस्थापन जो है वो सदिश है और दूरी जो है वो आपकी अदिश होती है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं अपने आगे, इन्हीं से चाल और वेग के बारे में जानते हैं। यानी कि इन्हीं से बनता है आपके चाल और वेग। दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। चाल किससे बनती है, दूरी से बनती है, तो दूरी वाले जो गुण हैं वो किस में आएंगे, चाल में आएंगे। और वेग जो है वो किससे बनता है, विस्थापन से, तो विस्थापन वाले जो गुण हैं वो किस में आएंगे, वेग में। दूरी का जो डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रखें, दूरी बराबर, सॉरी दूरी का नहीं, अपने को चाल का लिखना है। किसका लिखना है जी, चाल का। तो चाल बराबर
दूरी बटे क्या होता है, समय होता है। तो यहाँ पे दूरी आ गई, तो दूरी के गुण हैं वही किसके होंगे, चाल के गुण होंगे। फिर अपने पास में क्या आता है, वेग। तो वेग का क्या होता है, वेग होता है विस्थापन बटे क्या होता है जी, समय होता है। विस्थापन बटे क्या होता है जी, समय होता है। अब अगला इसका पॉइंट जो अपने को याद रखना, मात्रक के बारे में। ठीक है, तो मात्रक देखो, दूरी का मात्रक मीटर बटे समय का क्या होता है, सेकंड, मीटर बटे सेकंड। इधर देखो, विस्थापन का क्या होता है, मीटर, समय का क्या होता है, सेकंड। तो इसका भी मीटर प्रति सेकंड, या इसको लिखने का तरीका ये भी है, मीटर सेकंड की पावर माइनस 8। तो मीटर प्रति सेकंड इसका क्या होता है जी, मात्रक होता है। चाल का फॉर्मूला दूरी बटे समय है, सीधा सा याद रखो, एस बराबर डी बटे टी, एस फॉर स्पीड, डी फॉर डिस्टेंस, टी फॉर टाइम। सिंपल सा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इधर क्या है, वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आपको भी लिखा तो डी है, डी लिखा है, लेकिन इसके ऊपर तीर का निशान नहीं है। ये जो छोटा सा तीर का निशान है, इसका मतलब ये सदिश राशि है। वही चीजें, ये सदिश है, और ये क्या है, एदिश है। ये सिर्फ धनात्मक होता है, ये धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। भाई सिंपल सी बात है, ये जो जैसी वैल्यू, विस्थापन अगर प्लस का आया तो वेग भी प्लस का आएगा, विस्थापन अगर माइनस का आया तो वेग भी माइनस का आएगा। अगर ये जीरो है तो ये पूरी वैल्यू ही क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसमें थोड़ी सी बेसिक मैथ जो है आपको जरूरत पड़ती है। तो ये जो है आपके चाल और वेग के बारे में अपने जाना। अब इसके अंदर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो, यहाँ पे अपने पास चाल और वेग जो है, इसमें एक तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है औसत औसत चाल का, इसका औसत चाल का। और एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है, वो पूछा जाता है तात्क्षणिक चाल का। किसका, तात्क्षणिक चाल। अब तात्क्षणिक चाल जो है उसको मापा जा सकता है। अपनी गाड़ियों में जो एक मीटर लगा होता है, जो कि बताता है कि आप कितनी भगा रहे हो गाड़ी को, किस स्पीड पे चला रहे हो, वो कौन सी चाल मापता है, औसत चाल मापता है या आपके तात्क्षणिक चाल मापता है। तो आपको याद रखना है, जो आपकी गाड़ी है वो कौन सी चाल मापती है, वो आपके तात्क्षणिक चाल। और उस मीटर को क्या बोलते हैं, स्पीड मापने वाला है, इसलिए उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। क्या बोलते हैं जी, स्पीडोमीटर। याद रखना, स्पीडोमीटर किसको मापता है, तात्क्षणिक चाल को मापता है। ठीक है, अब औसत चाल में क्या क्वेश्चन आता है, औसत चाल में क्वेश्चन आता है आपके कि औसत चाल जो आपको दो वैल्यू दे देंगे, कि दो चाल दे देंगे और उनका क्या निकालें, औसत निकालें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक छोटा सा फॉर्मूला है। औसत कैसे निकालते हैं, सिंपल सा है। औसत कैसे निकालते हैं, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों की संख्या, ये फंडा होता है सिंपल सा। लेकिन वो क्या करता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा मुश्किल बनाने के लिए वो डाटा इस तरह से नहीं देता, वो डाटा जो है इस तरह से नहीं देता, उसमें थोड़ा सा क्या करता है, वो चेंजमेंट करता है। क्या, वो कहेगा आधी दूरी v1 चाल से, आधी दूरी v2 चाल से, तब आपको औसत निकालना पड़े। और एक कंडीशन बनती है कि आधे समय में v1 चाल है और आधे समय में v2 चाल है। यानी यहाँ पे आपको औसत चाल के लिए दो केस पढ़ने हैं। कितने केस पढ़ने हैं, दो केस पढ़ने हैं औसत चाल के लिए। ठीक है, औसत चाल में पहला केस क्या है, आधी दूरी v1 चाल से और आधी दूरी v2 चाल से। तब आप औसत निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज करोगे, सिंपल सा। क्या है वो, एस एवरेज, यानी औसत चाल। ये क्या लिखा मैंने, औसत चाल। औसत चाल का जो डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा आपके आधी दूरी वाला जो है, वो ये बनेगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, इस तरह से। अगर आपको दूसरा केस दिया हो, आधे समय में v1 चाल व आधे समय में v2 चाल, तब औसत पूछे, तो इसमें क्या बनेगा, औसत चाल क्या आएगी, देखो इसका भी एक डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रखना, एस एवरेज क्या आएगा, इसमें सिंपल v1 प्लस v2 बाई 2। अब कहोगे इनको याद कैसे करें,
सिंपल सा है, आपको इतना जरूर याद रह जाएगा, एक में 2v1 v2 v1 प्लस v2 है और एक में v1 प्लस v2 अपॉन 2 है, लेकिन कौन सा किसका है भूल जाएंगे, कौन सा दूरी वाला है कौन सा समय वाला है। तो सिंपल सा समय, अपने क्या चाल का सूत्र देखो d बटे टी था, तो यहाँ पे देखो समय कहाँ आ रहा है नीचे, दूरी कहाँ आ रही है ऊपर, इतना ही है ना, समय ऊपर है, दूरी समय जो है वो नीचे है, दूरी कहाँ है ऊपर है। तो देखो दो कहाँ लगा हुआ है नीचे, यानी समय वाले में दो कहाँ लगा होगा नीचे लगा होगा, और इधर दूरी वाले में दो कहाँ लगा हुआ है ऊपर लगा हुआ है, दो कहाँ लगा हुआ है ऊपर लगा हुआ है। तो ये आपको औसत चाल के बारे में बता दिया। अब अपना जो बचता है वो है त्वरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। त्वरण जो है ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बल को समझने के लिए अपनी त्वरण की आवश्यकता पड़ेगी पड़ेगी। त्वरण के बिना हम बल को नहीं समझ पाएंगे। तो त्वरण क्या है, त्वरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। ठीक है, त्वरण क्या है, आपने मान लो आपकी गाड़ी जो है पहले 30 की स्पीड से भाग रही है, ठीक है, कुछ समय बाद आपका मन किया कि इसको थोड़ा भगाया जाए, गाड़ी जो यात्रा है उसमें मजा नहीं आ रहा, तो थोड़ी स्पीड बढ़ाई जाए। तो आप क्या करते हो, उसका एक्सेलरेटर दबाते हो और वो गाड़ी जो है वो अपनी स्पीड को धीरे 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 बढ़ाना शुरू करती है। तो इसके अंदर आपकी गाड़ी ने पर सेकंड कितनी स्पीड बढ़ाई, प्रति सेकंड आपकी गाड़ी ने कितनी स्पीड बढ़ाई, इसी को ही हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यानी कि मान लो आपकी गाड़ी पहले कितनी भाग रही थी, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रही थी, मान लो 5 सेकंड में उसकी चाल कितनी होगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो अगर मैं पूछूं एक सेकंड में कितना चेंजमेंट आया, तो आप देखो चेंजमेंट कितना आया, 20 किलोमीटर प्रति घंटे का, कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। तो 20 बटे कितना करोगे, 5 करोगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी एक सेकंड में 4 किलोमीटर स्पीड बढ़ा दी। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो त्वरण क्या है, इसकी परिभाषा होती है वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, ये बात आप समझ गए होंगे। और इसका जो फॉर्मूला है वो है a बराबर, अब देखो पहले स्पीड मान लो कितनी थी, u थी, बाद में स्पीड कितनी है, v है, और कितने टाइम में चेंज हुआ, t टाइम में। तो वेग में परिवर्तन, परिवर्तन कितना हुआ, v माइनस यू की दर, जब भी दर शब्द आ जाए तो उसकी डिवाइड में हमेशा क्या लिखेंगे, समय लगाएंगे, उसके डिवाइड में क्या लगाएंगे, समय। तो v माइनस यू ये तो वेग में परिवर्तन है, और दर बनाने के लिए बटे में क्या आ जाएगा, t। तो ये जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू डिवाइड बाई टी, ये किसका सूत्र है, त्वरण का सूत्र है। आशा करता हूं त्वरण आप समझ गए होंगे। अब इसका क्या देखना है जी, मात्रक, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका मात्रक। 2-3 बार आपके अधीनस्थ बोर्ड ने इस मात्रक को पूछा है। क्या होता है मात्रक, मात्रक देखो, मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं हिंदी में मीटर प्रति वर्ग सेकंड। देखो लिखा उसी को ही है, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हो गया, हिंदी में लिखते ही ये थोड़ा सा अलग दिखेगा आपको, आपको ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं था, है ना। तो ये जो है मीटर प्रति सेकंड, ये भी किसका मात्रक है, आपके त्वरण का। इसी को बोलने का तरीका जो है, आप डायरेक्ट बोल देते हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और लिखने का तरीका जो है हिंदी में इस तरह से होता है। ये क्या है, अपना त्वरण था, ये क्या था, त्वरण था, जो कि त्वरण जो है आपके बल के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब आगे जो हम पढ़ेंगे अगली वीडियो के अंदर, वो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, गति के नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का वीडियो आपका कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।